हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? जैसे कि हमने अभी अपना कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें वो पूरा किया है, तो आज जो है हम अपना नया पाठ नेक्स्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और इसके लेखक जो है वो है जगदीश चंद्र माथुर। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, रीढ़ की हड्डी मतलब कि जैसे हम कहें हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व है, तो वो हम सबको पता है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो हम खड़े नहीं हो सकते, चल फिर नहीं सकते। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी चरित्र का उतना ही महत्व है। एक तरह से चरित्र जो है वो भी हमारी रीढ़ की हड्डी है। यही बात जो है वो लेखक इसमें हमें स्पष्ट करना चाहते हैं। तो अब इस पाठ में हम जो मुख्य चरित्र आएगा हमारा वो है एक लड़की उमा, जिसके माध्यम से लेखक हमें अपनी बात या ये कह सकते हैं कि जो उनकी सोच है वो हमें उमा नाम की लड़की के माध्यम से स्पष्ट होती है। किस तरह से उमा अपनी शिक्षा को छुपाती नहीं है, जो उसको देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं उनके सामने बिना किसी झिझक के बल्कि आत्मविश्वास और साहस के साथ ने उनके सामने प्रकट करती है कि हाँ वो पढ़ी लिखी है, उसने कोई पाप नहीं किया है। तो स्त्रियों की शिक्षा पर, उनके अधिकार पर और समाज की जो रूढ़िवादी सोच है उसके खिलाफ ये एकांकी जो है वो आवाज उठाती है। और इसको पढ़ने से हमें अंत में पता चलता है कि किस तरह से लेखक ने स्त्रियों के पढ़ाई के संबंध में या उनके आत्मविश्वास के बारे में, उनके साहस के बारे में औरतों को, स्त्रियों को, लड़कियों को एक तरह से जागरूक करने का प्रयास भी किया है। और साथ ही ऐसे समाज पर व्यंग्य भी किया है जो आज भी लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। तो इसमें हमें उमा के माध्यम से अपनी जो एकांकी है उसके बारे में या उसके विचार जो हैं वो हमें पता चलते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनके पात्रों के बारे में जानेंगे कि इसमें मुख्य मुख्य पात्र कौन से हैं और उनकी सोच कैसी है और कहानी में उमा का क्या रोल है और किस तरह से वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है। और अंत में जो बात है जो लेखक हमें स्पष्ट करना चाहते हैं वो हमें उमा के माध्यम से ही स्पष्ट होती है। तो चलिए अब अपना पाठ जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ 3 कृतिका रीढ़ की हड्डी। ये एकांकी है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जिसमें एक अंक हो। जैसे कोई भी उपन्यास हम पढ़ते हैं, नोवेल हम पढ़ते हैं, तो उसका कोई एक अंक इसमें उठाकर दे दिया गया हो या उसके बारे में बताया गया हो। इसी तरह से रीढ़ की हड्डी भी एक ऐसी ही एकांकी है जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसमें हम पढ़ेंगे इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। कहने का मतलब क्या है कि स्त्रियों के प्रति जो हमारी विचारधारा बनी हुई है, जो हमारा मन बना हुआ है, उस पर लेखक ने इसमें व्यंग्य किया है। और साथ ही साथ उन्होंने उनकी शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास, मतलब शिक्षा से कि कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है और साथ ही साथ उसमें साहस भी आता है, मतलब कि सच कहने की जो हिम्मत है वो भी उसे शिक्षा से प्राप्त होती है। और ऐसी ही एक लड़की की कहानी कह सकते हैं या एक लड़की के विचार जो हैं वो हमें इस एकांकी से पता चलते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें कौन कौन से पात्र मुख्य हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे मुख्य पात्र जो है इस एकांकी का वो है उमा। ये एक बीए पास चरित्रवान लड़की है। इसका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक भी है और प्रभावशाली भी है, मतलब कि इसकी जो सोच है वो सभी लोगों पर प्रभाव डालती है। कुछ उससे जो है वो नाराज होते हैं, जैसे कि हम इसमें एकांकी में पढ़ेंगे जब उसके रिश्ते की बात चलेगी, तो किस तरह से उसके पिताजी भी उसकी शिक्षा को
एक तरह से सही नहीं मानते अब। क्योंकि वो उसके रिश्ते में रुकावट डाल रही है और उस पर भी उसकी आंखों पर चश्मा है। मतलब उमा जो है इस एकांकी की सबसे मुख्य पात्र है। हम ये कह सकते हैं कि लेखक जो स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन करते हैं, उसमें साहस के बारे में बता रहे हैं, वो हमें उमा के माध्यम से ही लेखक की विचारधारा का, उनकी सोच का, स्त्रियों के प्रति उनके सम्मान का हमें इससे पता चलता है। दूसरा, इनके राम स्वरूप उमा के पिता हैं, मतलब आधुनिक विचारों के व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के समय वो झूठ का सहारा लेते हैं। प्रेमा उमा की माताजी, बहुत ही सीधी सादी स्त्री के रूप में इनको दिखाया गया है। ये भी यही मानती हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं है। और जब उमा के रिश्ते में दिक्कत आती है तो उस समय ये अपने पति से, राम स्वरूप जी से कहती भी है कि अगर इतना नहीं पढ़ाते लिखाते तो इतनी परेशानी नहीं होती। इसके बाद आगे है शंकर। शंकर वो लड़का है जो कि उमा को देखने के लिए आया है। ठीक है, ये बीएससी करके मेडिकल कर रहा है, अभी खुद पढ़ रहा है, लेकिन बीवी जो है वो कम पढ़ी लिखी चाहता है। अपने पिता की तरह ही इसके विचार भी औरतों के प्रति जो है वो सही नहीं है। वो चाहते हैं कि, और ये भी यही समझता है कि औरत का काम जो है वो घर में रहकर घर गृहस्थी को, परिवार को संभालना है, ना कि नौकरी करना। ठीक है, और इसीलिए ये चाहता है कि इसकी पत्नी भी कम पढ़ी लिखी हो। इसके बाद आते हैं गोपाल प्रसाद जी, जो कि शंकर के पिता हैं, और शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों ही उमा को देखने के लिए आते हैं। इसमें गोपाल प्रसाद जो हैं पेशे से वकील हैं, अच्छा नाम है इनका, लेकिन इनकी सोच जो है वो स्त्रियों के प्रति तो खास तौर से अच्छी नहीं है। ये मानते हैं कि स्त्रियों का काम घर में रहना है, घर को संभालना है, ना कि बाहर निकलना, नौकरी करना या इस तरह के। ये मानते हैं कि पढ़ी लिखी अगर लड़की होगी तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी, और इसीलिए ये सोचते हैं कि लड़की को ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में आगे जो इनकी सोच है सबकी एक एक करके हम जानेंगे। और आखिर में रतन जो है वो राम स्वरूप जी का नौकर है, और जैसे इसकी एक दो बात आती है सामने तो हंसी मजाक जैसे इस तरह से इसकी हरकतों से थोड़ा सा कहानी में जो है वो रोचकपन भी आता है कि कोई बात है या कुछ इस तरह से है। राम स्वरूप जी इसका मजाक उड़ाते हैं या इसके बारे में कोई बात कहते हैं। जब भी एक कुछ लाने के लिए कहता है तो राम स्वरूप जी कहते ला मेरे सर पे रख दे या इधर, मतलब इस तरह से कई बातें ऐसी हैं जो कि थोड़ा इसमें हंसी के भी जो चीजें हैं हमें दिखाई देती हैं। तो अब हम कहानी के बारे में, एकांकी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो राम स्वरूप और रत्न से होती है। राम स्वरूप जो है कहते हैं कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आज आ रहे हैं और उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो ये तो हम सबको पता ही है कि जब भी घर में लड़की को देखने के लिए कोई आता है तो हम किस किस तरह की तैयारी करते हैं। वो सारी चीजें जो हैं वो राम स्वरूप और रत्न दोनों जो है वो मिलकर कर रहे हैं। घर को अच्छे से तैयार किया जाता है, ठीक है, तख्त वगैरह बिछाए जाते हैं, उनपे चद्दर वगैरह अच्छे से बिछाई जाती है ताकि जो है लड़के वाले आए तो उनको घर जो है व्यवस्थित मिले, थोड़ा सजा हुआ मिले। और इसी बीच में इन दोनों का हंसी मजाक भी चलता रहता है। बीच में जो है प्रेमा यानी कि उमा की माँ, वो भी एक दो बातें आकर बीच में कहती है। जैसे राम स्वरूप जी रतन से चद्दर मंगवाते हैं और वो जाकर प्रेमा से कहता है कि बाबूजी जो है वो धोती मंगवा रहे हैं। तो प्रेमा वहां पर आती है और कहती अभी तो आपने धोती बदली थी, अब फिर से धोती की जरूरत क्या पड़ गई। तो वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर दोनों जो है वो रतन पर भड़कते हैं, कहते हैं कि तुझे कुछ सुनता समझता है नहीं, कुछ भी जो मन में आता है वो बोलता रहता है। मतलब इस तरह का हंसी मजाक जो है वो भी चलता रहता है। और साथ ही साथ राम स्वरूप, प्रेमा और रतन मिलकर घर की तैयारी भी करते हैं। तो इसमें जैसे वो कहते हैं, प्रेमा से राम स्वरूप पूछते हैं कि घर में नाश्ते की क्या स्थिति है, किस तरह
की तैयारी जो है वो की गई है। तो वो कहते हैं कि तैयारी जो है वो सभी कर ली गई है और जैसे ही मेहमान आएंगे तो चाय पानी देने के बाद उमा को तैयार करके वो ले आएंगे। तो अब सबसे बड़ी परेशानी जो प्रेमा के सामने आती है वो है उमा को तैयार करने की। राम स्वरूप जी जानते हैं कि उनकी बेटी जो है वो इसमें मेकअप में या इन सब चीजों में ध्यान नहीं देती है। तो वो फिर भी अपनी पत्नी को कहते हैं कि किसी भी तरह से उमा को अच्छे से तैयार करके लड़के वालों के सामने लेकर आना है। और यही बात जो है वो प्रेमा कहती है कि आपको पता तो है ही आपकी बेटी कैसी है, उसे इस बनाव श्रृंगार में या इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर रामस्वरूप कहते हैं कि देखने भले में तो बहुत अच्छी है, उसका वैसे ही जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली है, आकर्षक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको कह देना कि अपना पाउडर वगैरह मतलब इस तरह से अच्छे से तैयार होकर आए। उस समय प्रेमा कहती है कि आपने ही सिर चढ़ा रखा है, अगर आप ये इतना पढ़ाते लिखाते नहीं तो इस तरह की नौबत आज नहीं आती। उस समय राम स्वरूप गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आज अब तो ये बोल दिया है, लड़के वालों के सामने ये मत बोल देना कि उमा जो है वो पढ़ी लिखी है, क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता जो किया है वो इसी शर्त पर किया है कि उन्होंने लड़के वालों को कहा है कि उमा जो है वो 10वीं पास ही है। क्योंकि लड़के वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए है। और यही बात जो है वो राम स्वरूप जी को भी बुरी लगती है। वैसे वो कहते भी हैं कि जो उनकी सोच है वो दकियानुसी सोच है, जो लड़की को पढ़ाना पसंद नहीं करते, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता तय करना है, तो वो इस तरह से इस बात को छुपा जाते हैं और लड़के वालों के सामने यही कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो 10वीं पास है। तो इस तरह से ये पहले बातें होती हैं सारी, और उसके बाद जो है शंकर और गोपाल प्रसाद जो है वो उमा को देखने के लिए उनके घर आते हैं। तो अब आगे जो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से शंकर, गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप की आपस में बातचीत होती है और उसके बाद जब उमा आती है तो वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही शंकर और गोपाल प्रसाद घर आते हैं तो जैसे आमतौर पर हम स्वागत करते हैं राम स्वरूप जी, वैसे ही उन दोनों का स्वागत करते हैं और औपचारिकता निभाते हुए पूछते हैं कि आपको यहाँ घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं दिक्कत कैसे होनी थी, हमें तो यहाँ पहुंचना ही था। इसके बाद तीनों जो हैं वो बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। उस समय गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप जो है वो अपने जमाने की बातें करते हैं। कहते हैं कि एक हमारा जमाना था जब खाने पीने की और मतलब जो पौष्टिक चीजें हैं वो उस समय खाई जाती थी। उस समय वो कचौरियों के बारे में या मिठाई जलेबी के बारे में इन सब इस तरह की काफी सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो खाने पीने की चीजों पर ध्यान कम देते हैं और इसी वजह से उनका स्टेमिना जो है वो इतना नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि आजकल एमए पढ़े हुए बच्चे भी ऐसी इंग्लिश क्या बोलते होंगे जो उस समय मतलब उनके जमाने में 12वीं पास बोलते थे। तो वो मतलब एक तरह से अपने जमाने को, राम स्वरूप हो चाहे गोपाल प्रसाद हो, दोनों अपने जमाने को अच्छा ठहराते हैं, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार चीजें जो हैं वो बदलती रहती हैं। और इसमें एक जो आगे फिर वो कहते हैं कि किस तरह से गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब लड़की को बुलाया जाए। और उस समय पहले उमा जो है, उमा की माँ प्रेमा, वो खाने पीने की चीजें लेकर आती है और फिर वो कहते हैं कि चलो अब कुछ बिजनेस की बातें कर लेते हैं। जैसे ही गोपाल प्रसाद ये बोलते हैं बिजनेस, तो राम स्वरूप पूछते हैं कि बिजनेस मतलब, तो वो कहते हैं शादी की बात जैसे। तो मतलब यहाँ पर विवाह जैसे पवित्र बंधन को गोपाल प्रसाद के द्वारा बिजनेस की संज्ञा देना कि बिजनेस है विवाह, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे ही उनकी सोच का पता चलता है कि वो शादी को भी एक बिजनेस यानी कि व्यापार मानते हैं। इस तरह से तीनों की आपस में बातें चलती रहती हैं और उसके बाद गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि लड़की को भी बुला लीजिए, कुछ बातें जो हैं वो उससे भी हो जाएं। तो इसके बाद जो है उमा को बुलाया जाता है और जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो चाहते हैं कि मैं एक बार लड़की को उसकी चाल देखना चाहते हैं, ठीक है, उसके
फेस को, चेहरे को देखना चाहते हैं और इसके लिए वो कहते भी हैं। जैसे ही उमा अपनी गर्दन ऊपर उठाती है तो उसकी आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद जी हैरान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आंखों पर चश्मा कैसे लगा। राम स्वरूप जी कहते हैं कि बस ये तो ऐसे ही आजकल जैसे शौक के तौर पर बच्चे लगा लेते हैं। फिर वो उनसे कई सारी बातें पूछते हैं, उसको गाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन उमा वहां पर कोई जवाब नहीं देती। उसकी जगह सारे जवाब जो है वो राम स्वरूप जी देते हैं। जैसे कहते हैं कि हाँ, उमा को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, कपड़े सिलना भी आता है, जो पेंटिंग वगैरह है वो भी अच्छे से करती है। हमारे घर के, यहाँ तक कि मेरे कपड़े जो है पैंट शर्ट इस तरह से, वो भी जो है उमा के द्वारा ही सिले जाते हैं और इसे गाने बजाने का भी शौक है। और इसके बाद गोपाल प्रसाद जी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इसे भी कुछ बोलना आता होगा, इसे भी कुछ बोलने दीजिए। और ये सुनकर उमा जो है वो कहती है कि जब फर्नीचर को या मेज कुर्सी को बेचा जाता है तो मेज कुर्सी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी अपनी भी कोई राय है। आप यहाँ निर्धारित करने आए हैं तो आपको अगर सही लगेगा आप वही करेंगे। ये बात सुनकर गोपाल प्रसाद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। इस पर उमा जो है वो क्रोधित हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ी लिखी, मैं बीए पास हूँ और मैंने कोई पाप या गुनाह नहीं किया है। मैं पढ़ी लिखी हूं और ये अपने आप में एक अच्छी बात है। आप अपने लड़के को देखिए। फिर वो शंकर के बारे में उन्हें बताती है कि किस तरह से शंकर जो है वो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया गया था और साथ ही साथ किस तरह से ये लड़कियों के हॉस्टल के पास पकड़ा गया था और फिर इसने वहां पर वार्डन के पैरों में पड़कर माफी भी मांगी थी। तो वो कहती है कि आप अपने बेटे की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो ध्यान से देखिएगा, वो सीधी है या नहीं। कहने का मतलब क्या है कि शंकर जो है वो शारीरिक और चारित्रिक दोनों ही रूप से जो है वो एक तरह से अपंग है। ना ही तो उसका चरित्र सही है और ना ही उसका शरीर। जैसे कि हमने पाठ का नाम देखा रीढ़ की हड्डी। हमारे जीवन में या हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर हमारी सीधी नहीं है तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते। और यही बात जो है वो उमा हमें इसमें बताती है। वो कहती है कि आपके बेटे की तो रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं है और सभी इसलिए इसे शंकर की बैकबोन नहीं है ऐसा कहकर चिढ़ाते भी है। और ये सारी बातें सुनकर गोपाल प्रसाद जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और राम स्वरूप से कहते हैं कि आपने हमें धोखा दिया है और आपने अपने बेटी के शिक्षित होने की बात जो है वो हमसे छुपाई है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इस पर उमा जो है वो कहती है कि हाँ, छुपाई है, मैं पढ़ी लिखी हूं, ठीक है, मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन मेरा चरित्र जो है वो बिल्कुल सही है। आपके बेटे का ना तो चरित्र ही सही है और ना ही वो शारीरिक रूप से सही है। तो घर जाकर आप एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो इस तरह से हमें इस तरह से वो गुस्सा करके वहां से फिर अपने बेटे के साथ निकल जाते हैं। तो यहीं पर जो है वो हमारी एकांकी खत्म होती है। राम स्वरूप जो है वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और उमा जो है वो वहां से चली जाती है। प्रेमा जो है वो सोचती है कि ये एकदम से क्या हुआ। तो क्या है कि सब के सब जो है वो इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। अब मुख्य बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि लेखक जो है वो हमें इस एकांकी के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है इसमें लेखक ने हमें बताया है यही कि जो स्त्रियों के प्रति हमारी रूढ़िवादी पुरानी सोच है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। साथ ही स्त्रियों की, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन भी उन्होंने किया है और वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना को जगाती है और साथ ही साथ उसे साहसी भी बनाती है, जो कि हमें इस एकांकी को पढ़ने से पता चलता है कि किस तरह से उमा शिक्षित होने के कारण अपने हिस्से की जो बात है वो स्पष्ट रूप से सामने रख पाती है
और लड़के वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देती है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो हमारे जीवन में रीढ़ की हड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो चारित्रिक रूप से हो। तो दोनों ही चीजें जो हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं और इन दोनों को बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो यही बात जो है वो हमें इस एकांकी से पता चलती है और लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये हमारे सामने स्पष्ट किया है कि स्त्रियों के प्रति अब सोच को बदलने का समय आ गया है। लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का और देश की उन्नति में अपना योगदान देने का पूरा हक है। और ये बात कही भी जाती है कि लड़की हो या लड़का, दोनों ही समान होते हैं और दोनों ही देश के विकास में अपना अपना योगदान देते हैं। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों अगर साथ चलेंगे तो दोनों जो जीवन है वो अच्छे से चलेगा। यही बात जो है वो हमें पूरी इस एकांकी से स्पष्ट होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।